तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जब भी हम चैप्टर का नाम सुनते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहला वर्ड है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है टाइम के साथ रिपीट होना, ठीक। और करंट का मतलब होता है करंट, आपने पढ़ ही रखा है। तो यानी अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये हो गया कि ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ देखो, करंट हो या वोल्टेज हो, कोई भी चीज़ अल्टरनेटिंग है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका एम्पलीट्यूड देखो लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप अल्टरनेटिंग, ये देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है, इसमें आप देखिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें देखिए ये टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक साइड जाता है, फिर उसके बाद ये इसकी मीन पोजीशन है, उसके दूसरी साइड फिर से जाता है, फिर अपने रिपीटेशन को फिर से ये रिपीट करता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी बिल्कुल सीधी सीधी जो डिफिनीशन है वो ये है कि ऐसी करंट, द करंट विच चेंज इट्स एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है, ठीक, तो उसमें जो करंट यूज़ होती है वो कौन सी होती है। तो आपको बता दें, जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसमें यूज़ होने वाली जो करंट है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और सप्लाई आती है, ठीक। और दूसरा आप देखिए यहाँ पे जो उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है हमारे घर में वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 50 हर्ट्ज़, ठीक। अब दूसरी टाइप की जो करंट है वो उसका नाम है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, द करंट विच डोंट हैव चेंज इन देयर एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब दोस्तों या बच्चों ये है कि ऐसी करंट जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे देखिए ये आपको करंट जो दिख रही है ये डायरेक्ट करंट है। क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड देखिए क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो अगर देखा जाए इसका एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी बच्चों, वो ज़ीरो होगी, ठीक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट क्या होती है, व्हेन द एवरेज पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज ज़ीरो इवन थ्रू द करंट इज फ्लोइंग इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्किट है हमारा, ठीक, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो होने के बावजूद भी एवरेज पावर डिसिपेशन जो है हमारा वो ज़ीरो है, तो ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्किट में कोई भी एसी सर्किट है हमारा, उसमें अगर एवरेज पावर डिसिपेशन अगर हमारा ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब उसमें फ़्लो होने वाली जो करंट है वो कौन सी करंट होगी, वाटलेस करंट होगी। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि वाटलेस करंट ऐसी करंट होती है जो किसी भी तरीके का कोई भी पावर को कंज्यूम ही नहीं करती है, ठीक है, कंज्यूम नहीं करती है। इसीलिए उसका एवरेज पावर डिसिपेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे सर्किट कौन से सर्किट होते हैं, कैपेसिटिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा चोक कॉइल, ठीक, चोक कॉइल जो आपके बोर्ड में आएगा, ठीक ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, करंट फ्लोइंग इन द चोक कॉइल इज कॉल्ड वाटलेस। तो आपको पता है चोक कॉइल क्या होती है, चोक हमारा क्या है, ये जो कॉइल आपको दिख रही है क्या है, इंडक्टर है कि नहीं है, इंडक्टर है। तो हमने बताया था अगर कोई एसी सर्किट जो है वो इंडक्टिव सर्किट है हमारा, ठीक, तो उसमें बहने वाली करंट कैसी होगी, वाटलेस होगी, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चोक कॉइल की बात कर लेते हैं। तो चोक कॉइल में हमने ये बताया था कि देखिए यहाँ पे चोक कॉइल में जो हमारी कॉइल है, कॉइल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है, ठीक। एन नंबर ऑफ टर्न्स होने की वजह से इसमें एल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। चोक कॉइल में आर की वैल्यू लगभग ज़ीरो होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम वायर चोक कॉइल बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं उसकी थिकनेस जो होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है।
और हमें पता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आया कि नहीं? इस वजह से थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं? अब रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। और इंडक्टेंस हमारा क्या है, कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होने की वजह से इंडक्टेंस हमारा जो है वो क्या है, हमारा हाई हो जाता है। इस वजह से जब हम इम्पीडेंस निकालते हैं तो हमारा आता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल लिखा है हमने। ठीक है, ये आपने इम्पीडेंस वाला जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक, इस वजह से हमारा देखो आर हमारा 0 हो जाता है, तो आर तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल में एल की वैल्यू क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। एल की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हमारा जेड क्या हो जाता है, यानी इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता है पावर फैक्टर निकालना है, यानी कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस फाई क्या होता है, आर अपॉन जेड। तो कॉस फाई आर अपॉन जेड होता है। हमें पता है चोक कॉइल के लिए आर की वैल्यू जो हमारी होती है वो हमारी 0 होती है। आर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो आर अगर 0 है हमारा, तो आर 0 हो गया पूरे तरीके से। तो हमारी पूरी वैल्यू क्या आ गई, पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कॉस फाई की जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। और हमें पता है कि एवरेज पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। और जहाँ पे कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कॉस फाई हमारा 0 हो गया, तो हमारा पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इस वजह से एवरेज पावर डिसिपेशन क्या आ गया, 0 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हमारा एवरेज पावर डिसिपेशन 0 हो गया तो जो कॉइल में फ्लो होने वाली करंट है वो करंट क्या हो जाएगी, वाटलेस करंट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब नो एनर्जी लॉस, किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है उस करंट का उस सर्किट में फ्लो होने से। समझ में आया? अब यहाँ पर डिफिनीशन भी है चोक कॉइल की। तो चोक कॉइल की डिफिनीशन क्या है, चोक कॉइल इज सच अ डिवाइस विच रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। यानी इसका मतलब है कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, किसी भी तरीके का कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, AC सर्किट है, उसमें करंट की वैल्यू को रिड्यूस करना। ठीक है, करंट की वैल्यू को रिड्यूस करना, ये काम होता है हमारा चोक कॉइल का। समझ में आया कि नहीं आया? चोक कॉइल इज बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का एलार सर्किट होता है। हमने बताया था कि चोक कॉइल में क्या होता है, कई से कॉइल लगी होती है, हमने बताया था, ऊपर बनाया था। उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं। कई सारे नंबर ऑफ़ टर्न्स होने की वजह से क्या होता है, एल की वैल्यू हाई हो जाती है, आर हमारा 0 हो जाता है। इस वजह से कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कॉस फाई 0 होने की वजह से एवरेज पावर डिसिपेशन भी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही पूरा हमने इसमें लिखा है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है ना? अब हम आते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पे। हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, ऐसा AC सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा क्या है, AC सोर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा AC सोर्स है। ठीक, उसका सिंबल लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा उसका इक्वेशन होगा V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी V = V0 साइन ओमेगा टी। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें पता है इस V की जगह पे हम क्या रखेंगे, ओम्स लॉ में हमने पढ़ रखा था कि इस V = क्या होता है, हमारा IR होता है। ठीक, तो V = हमारा IR हो गया। तो V की जगह पे ये वैल्यू हम रख देंगे। तो वैल्यू जब हम रख देंगे तो इस V की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा IR आ जाएगा। ठीक है, अब V0 साइन ओमेगा टी बाकी बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये जो आर है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर, ठीक। और साइन ओमेगा टी, अब वी नॉट अपॉन आर की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है, आई नॉट होती है, तो हमने यहाँ पे आई नॉट लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए फिर हमारी जो इक्वेशन आई है ये क्या आ गई, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारी ये थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी। इधर करंट की इक्वेशन क्या आ रही है, करंट की इक्वेशन आ रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के एंगल देखो, ये चीज़ तो देखो सेम है कि नहीं, देखो इधर भी सेम हो इधर भी सेम। अब यहाँ पे देखो ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी क्या है हमारा, थीटा यानी फेज़। ओमेगा टी हमारा क्या बताता है, फेज़ बताता है, और फेज़ का मतलब होता है एंगल। समझ में आया कि नहीं, एंगल। फेज़ का मतलब क्या होता है, फेज़ का मतलब होता है एंगल। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी यहाँ पर भी है, ओमेगा टी यहाँ पर भी है, यानी एंगल क्या है हमारा, एंगल हमारा क्या है, सेम है। अगर एंगल सेम है इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज़ में होते हैं। क्या होते हैं, सेम फेज़ में होते हैं। समझ में आया कि नहीं, बस इतना ही बताना था आपको। ये रहा आपका फेज़र डायग्राम छोटा सा, ठीक। दोनों में क्या है देखो, सेम फेज़ में है, ठीक। कोई दिक्कत। अब या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ये आपने किया, ये आपका वोल्टेज आ गया, ये आपका वोल्टेज आ गया, क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। बाकी ये सेम टू सेम यही वाला सर्किट बनेगा आपका। समझ में आया कि नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर बात की जाए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हमारा जो होता है इसमें आप देखिएगा, इसमें वहीं सेम टू सेम वही चीज़ करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, एसी सोर्स हो गया। तो एसी सोर्स का समीकरण, जो समीकरण निकल रहा है मुँह से, क्योंकि हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाते हैं, तो कभी कभी हिंदी वाले वर्ड्स आ जाते हैं। तो वी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है हमारा क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इसका जो है, ठीक। अब जो सोर्स है, अब हम देखें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर क्या होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। क्या करेगा, ये चार्ज को स्टोर करेगा। तो चार्ज इसका क्या हो जाएगा, क्या चार्ज हो जाएगा इसका, सी वी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर सी वी, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमको चाहिए करंट, और हमें पता है Q अपॉन टी क्या होता है, यही तो करंट होता है। अगर चार्ज में चेंज होगा तो करंट में भी चेंज होगा, ठीक। अगर टी से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ईजिली हमें करंट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आ गया, इधर इधर डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया, सी वी हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डी क्यू बाई डी टी जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है, आई के। और यहाँ पे सी और वी की जगह हमने क्या रख दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, हमने देख रखा था। अब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम वाला जो टर्म है, ऐसा टर्म जो टाइम के साथ है उसको पास में रखो, इसके बाकी सबको बाहर कर लो। तो हमने क्या किया, वी नॉट को सी के पास लिख दिया और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा कॉस ओमेगा टी, ठीक। और डिफरेंशिएशन की एक और ख़ास बात होती है, जो टाइम के साथ जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो टाइम के साथ जो भी टर्म होगा, जैसे यहाँ ओमेगा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो साइन का तो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन टाइम के साथ था ओमेगा, वो मल्टीप्लाई हो गया, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा सी है। ओमेगा सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि हमको बनाना है फार्मूला, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होता है, एक्स सी होता है, इसलिए हमने ऐसा किया, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। और कॉस ओमेगा टी क्या होता है, हमने 10th में पढ़ रखा था कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है हमारा, वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा उसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ से आ गया साइन 90 प्लस थीटा हो गया। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा,
तुम्हारा यहीं आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या है, इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने XC लिख लिया। आई इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट अपॉन XC। XC क्या होता है आपको बता दें। अब जैसे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का अब देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और समझा देते हैं। ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस को हम R कहते हैं। अब यही चीज़ अगर कैपेसिटर के लिए कहो तो R नहीं कहेंगे, इसको XC कहेंगे, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर L की ये जो कॉइल लगा दें अगर हम, तो इसको हम L कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस पे क्या रखेंगे, XC रख देंगे, और V नॉट अपॉन XC क्या हो जाएगा हमारा, I नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी आई है, देखो यहाँ पे, ये देखो हमारी इक्वेशन आई है। यहाँ पे देखो हमारी क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे I इक्वल टू I नॉट, सॉरी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक। अब इक्वेशन वन में जो हमारा देखो क्या है, सिर्फ ओमेगा है, और देखो V में क्या है, V में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओमेगा है, ओमेगा टी है। लेकिन अगर करंट की बात देखो तो करंट क्या है, ओमेगा टी से π/2 क्या है हमारा, ज़्यादा है, ये देखो। ठीक है ना। तो इसका अगर फेज़र डायग्राम बनाओगे तो फेज़र डायग्राम क्या आएगा, यहाँ बताते हैं। ठीक है, अब फेज़र डायग्राम अगर बनाओगे तो ये अगर वोल्टेज का बनाओगे तो वोल्टेज क्या है हमारा, देखो वोल्टेज है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी हमने बना दिया इसका ऐसे। ठीक है, ये हमारा ओमेगा टी हो गया। ठीक, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमें ये बनाना है कि जो करंट है ये तो हमारा V हो गया, ठीक, V नॉट हो गया। अब यहाँ पे अगर करंट का बनाना है तो करंट हमारी क्या है, देखो ओमेगा टी से 90 डिग्री ज़्यादा है, तो ओमेगा टी से 90 डिग्री, तो करंट हमारी हो जाएगी ये। ठीक, ये हमारी करंट हो जाए। करंट थोड़ा छोटी बनती है, ध्यान रखना, करंट जो होती है हमारी थोड़ा छोटी बनती है V नॉट से, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ से ये क्या है, ये करंट है हमारी, कितनी है, π/2। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो देखो ये हमारा फेज़र डायग्राम हो गया इसका, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये है हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, समझ में आया कि नहीं। ये हमारा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिखा। ठीक, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा। उसके बाद हमने इंडक्टर के केस में हमने वोल्टेज जो था V इक्वल टू होता है, ये फार्मूला होता है इंडक्टर का, इंडक्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है, V इक्वल टू L di/dt। ठीक, अब यहाँ पे ये जो di/dt है ये इसके पास आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक, और ये जो L है LDI ऐसे लिखा। ठीक, इसको हम चाहें तो इसको हम इधर लिख लो, इसको इधर लिख लिया है, बस यही चीज़ है। बाद में क्या किया, ये DI हटाने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। तो देखो हमने V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा, और DI की बाद में इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद DI की जगह पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। और इधर हमने बताया था साइन ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करें तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, जो टी के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ओमेगा था मल्टीप्लाई में, वो हो गया डिवाइड में। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस माइनस को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब कॉस ओमेगा टी को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको आप भूल जाइए, तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी ही आ जाएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो हमने वो कर दिया, इसकी जगह लिख दिया, बाद में माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया, ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगा। जब माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद क्या हुआ, ये L जो था ये नीचे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे हमने L को नीचे ले आए हैं, तो ये ओमेगा L होगा। ओमेगा L की जगह क्या लिख सकते हो, XL लिख सकते हो। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, हमने लिख लिया। फिर V नॉट अपॉन XL क्या होता है हमारा, I नॉट हो जाएगा।
तो यहाँ हमने लिख दिया और देखो ये चीज़ आ गई कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, इसका केस फेज़र डायग्राम अगर बनाओगे तो क्या आएगा, इसका फेज़र डायग्राम ऐसे बनेगा। पहले तो वी नॉट अगर देखा जाए तो वी नॉट का अगर देखा जाए तो क्या है, ओमेगा टी है कि नहीं है, तो ओमेगा टी हमने पहले बना लिया। ये देखो वी नॉट हमारा ओमेगा टी हो गया, ठीक। अब हमें बनाना है करंट। करंट क्या है हमारी, करंट 90 डिग्री क्या आ जा रही है, ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे जा रही, तो हमने 90 डिग्री, ये जो आई नॉट है हमारी 90 डिग्री पीछे जा रही, तो ये देखो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ये वी नॉट हो गया, ठीक। बस हो गया, ख़त्म। ठीक है ना। तो ये है हमारा, ये आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।